एल्डिहाइड कीटोन का फोर्थ पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। एल्डिहाइड कीटोन का फोर्थ पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। तो शुरू करें भाई। लो जी। तो नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना बच्चे, इसमें CH3 MgBr का जो CH3 वो नेगेटिव साइन का है और ये आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड है। और आप पढ़ क्या रहे हो? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। आप पढ़ क्या रहे हो? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये न्यूक्लियोफाइल जाकर सीधा सीधा कार्बन पे अटैक करेगा और O पे MgBr आ गया, इस पे CH3 आ गया। अब इसको आप करेंगे हाइड्रोलाइज, और जैसे ही आप हाइड्रोलाइज करने वाले हो, जैसे ही आप इसको हाइड्रोलाइज करने वाले हो, जैसे ही आप इसको हाइड्रोलाइज करोगे तो आप एग्जैक्टली एल्कोहल पे पहुंच जाओगे। अब देखने वाली बात क्या है, अगर ये दोनों HH है तो यहां आपके पास इथेनॉल आ गया, इट्स अ प्राइमरी एल्कोहल। और अगर यहां मैं इनको बैक लेकर जाऊं, HH की जगह पर मैं H मिथाइल लिख दूं, यहां H मिथाइल, H मिथाइल, H मिथाइल, तो भी सीधी सीधी सी बात है, ये आपके पास क्या बन गया है? ये आपके पास एक सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया है। और अगर मैं इन सबको हटाकर इन जगहों पर दो मिथाइल ग्रुप लगा दूं, तो जैसे ही ये मिथाइल ग्रुप यहां आएंगे, नट मूव टूवर्ड्स द टर्शरी एल्कोहल, तो ये टर्शरी एल्कोहल बनने जा रहा है। तो कुल मिलाकर आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब आप किसी एल्डिहाइड में, फॉर्मेल्डिहाइड हो, एसिटाल्डिहाइड हो या कीटोन हो, तो प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्शरी अल्कोहल की तरफ आप बढ़ते हो। प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्शरी अल्कोहल की तरफ बढ़ते हो। तो और आगे सीखते हैं जी। अगर मेरे पास रिएक्शन एडिशन ऑफ अल्कोहल की तरफ बढ़े, एल्डिहाइड्स रिएक्ट विद वन इक्विवेलेंट ऑफ द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, तो सीखते हैं भाई क्या हो रहा है। एडिशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, अल्कोहल इटसेल्फ, अल्कोहल इटसेल्फ एक न्यूक्लियोफाइल है। अल्कोहल इटसेल्फ एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूट्रल टाइप का। तो ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है आपके पास। ठीक है जी। अब होगा क्या, एल्डिहाइड्स रिएक्ट विद वन इक्विवेलेंट ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो मैं पेज जोड़ लूं यहां पर। लो जी, ये आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड हुआ, ये आपके पास अल्कोहल हुआ। अल्कोहल के न्यूक्लियोफाइल ने जाकर सीधे सीधे सी पे अटैक किया, और यहां जिसकी प्रेजेंस आप ले रहे हो, आप लिख रहे हो ड्राई HCl, तो ये कैटलिस्ट भी है। और जो फाइनल स्टेप होता है ना बच्चे, जो फाइनल स्टेप है उसके अंदर प्रोटॉन भी अवेलेबल करवाने का काम आपका ड्राई HCl करता है। प्रोटॉन अवेलेबल करवाने का काम ड्राई HCl करता है। प्रोटॉन अवेलेबल करवाने का काम ड्राई HCl करता है। ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं यहां आपके पास O पे H आ गया, O पे R आ गया, और एक कार्बन पे OH OR आने का मतलब है ये आपके पास हेमी एसिटल, आधा एसिटल बन गया है। यहां न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, यहां न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एंडिंग हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। बट आप देखो कि जब एक कार्बन पे OH OR हो, हेमी एसिटल अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, हेमी एसिटल अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। और अगर इस अनस्टेबल स्ट्रक्चर को आप स्टेबल करना चाहते हो, तो आपको OH को, क्योंकि ये एसिड बेस रिएक्शन होने की वजह से, क्योंकि ये
एसिड बेस रिएक्शन होने की वजह से आपको ढेरों रीजन देते हुए लोग मिलेंगे कि एक कार्बन पर एक OH आ गया है, OR आ गया है, इनकी स्टेरिक हिंड्रेंस हो गई है, कोलिजन हो रहा है। ये सब फालतू की बातें हैं, कोई कोलिजन नहीं हो रहा है। एक कार्बन पे एक OH विद Cl भी अनस्टेबल है, OH के साथ OH भी अनस्टेबल है, OH के साथ OR भी अनस्टेबल है, इवन OH के साथ अगर NH2 हो वो भी अनस्टेबल है, वो भी अनस्टेबल है। तो आपको यहां बोदर करने की नीड नहीं है, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस लगाने की नीड नहीं है। एक कार्बन पे दो OH भी, OH Cl भी, OH NH2 भी, OH OR भी, ये सब अनस्टेबल हैं। तो एक एल्कोहल का और रिएक्शन होएगा, फिर ये फाइनली फुली एसिटल कॉमन नेम है, जिसको आप डाई एल्कोक्सी, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी आसान है अगर थोड़ा सा टेक्निकली और सिस्टमेटिकली चलो। एक कार्बन पे तो OR है, डाई एल्कोक्सी, बाकी सारा के सारा सैचुरेशन है, डाई एल्कोक्सी एल्केन बन गया। और आप स्टेरिक हिंड्रेंस अगर स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी की वजह बताते हो ना, अगर आप स्टेरिक हिंड्रेंस को स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी की वजह बनाते हो तो आप गलत बताते हो भाई। एक कार्बन पे तो OR है, तो अनस्टेबल तो इसको होना चाहिए, लेकिन ये इनफ स्टेबल मोलिक्यूल है, ये इनफ स्टेबल मोलिक्यूल है। तो देख ले, एसिटल्स बनते हैं, कीटोन्स रिएक्ट विद इथाइलिन ग्लाइकोल अंडर सिमिलर कंडीशन टू फॉर्म साइक्लिक प्रोडक्ट नोन एज इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल। TriHCl protonates the oxygen of the carbonyl compound and therefore increases the electrophilicity of carbonyl carbon, facilitating the nucleophilic attack of ethylene glycol. Acetal and ketones are hydrolyzed with aqueous mineral acid to yield the corresponding aldehyde and ketones. वापिस एल्डिहाइड कीटोन पे आप रीच कर जाओगे, वापिस एल्डिहाइड कीटोन पे आप पहुंच जाओगे। तो अगर आप चेक करना चाहें तो ये आपके पास RCHO हो गया, ये अल्कोहल हो गया, ये HCl। रिएक्शन में रिवर्सिबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन्स की मैक्सिमम रिएक्शन, एक बार पीछे चले, रिवर्सिबल कैटेगरी की थी। चाहे आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में, चाहे आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में HCN का अटैक करवाएं, तब भी मैं हाईलाइट करके बता रहा हूं रिवर्सिबल रिवर्सिबल, ठीक होगी बात। उसके बाद NaHSO3 मैंने बताया था, ये एल्डिहाइड कीटोन्स को किसी भी ऑर्गेनिक मिक्सचर से बाहर करने का काम करता है, यहां भी रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसी आप रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड की बात करोगे तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों अल्कोहल बन रहे थे। जैसी अल्कोहल के एडिशन की बात करोगे, जो एक अपने आप में वेरी वीक बेस भी है और वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल भी है, रिएक्शन में यहां भी आपको क्या दिख रही है, रिवर्सिबिलिटी। तो अब जो मैं कह रहा था उसको सुन लो, जो ड्राई HCl है, जो आपके पास ड्राई HCl है, ये ड्राई HCl जाकर इस O पर अटैक करेगा, ये ड्राई HCl जाकर इस O पर अटैक करेगा, और इस O पर अटैक करने के बाद जो ये स्ट्रक्चर बना बचा इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसको की अटैकिंग के लिए आपने यूज कर रखा है डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट दे देगा। इस पर PMT में क्वेश्चन आ रखा है, पीछे जब क्वेश्चन वाली सीरीज में चलेंगे तो इस पेज को हम याद रखेंगे कि ये जो इथाइलिन ग्लाइकोल है, ये जो इथाइलिन ग्लाइकोल है, ये प्रोटेक्शन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड्स में यूज होता है, प्रोटेक्शन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड्स में यूज होता है। अगर किसी भी स्ट्रक्चर में आपको कार्बोनिल कंपाउंड्स को प्रोटेक्ट करना है, उसको फर्दर रिएक्ट नहीं होने देना है, तो आप इथाइलिन ग्लाइकोल को यूज कर सकते हो। लेकिन देखो, एल्डिहाइड के साथ तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल स्टेप वाइज एक रिएक्ट किया, हेमी एसिटल बना, फिर दूसरी रिएक्ट की, फिर हेमी एसिटल से एसिटल बना। हेमी एसिटल अनस्टेबल थे, लेकिन अगर आप कीटोन्स पर रिएक्शन करवाना चाहते हो तो थोड़ी सी स्ट्रेंथ भी बढ़ानी पड़ेगी। और एक बात मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ड्राई HCl का काम निकलने वाले पानी को हटाना तो है ही, निकलने वाले वाटर को एब्जॉर्ब करना तो है ही, साथ में ये एल्डिहाइड कीटोन्स के ऊपर आपको शायद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर में मेरी लाइन याद आ जाएगी। मैंने आपको बताया था, अगर मैं एसिडिक मीडियम ले लेता हूं तो पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग आसान हो जाएगी, और अगर पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग आसान हो जाती है,
अगर पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग, तो कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। और कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी और पॉजिटिव चार्ज बढ़ने का मतलब समझते हैं आप कि इस पर अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक सुपर इजी होने वाला है। के जी, लो भाई, द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, एसिटल एंड कीटल आर हाइड्रोलाइज्ड। जैसे जैसे ये बनते जा रहे हैं, इनको वापस आप अपने घर वापसी करवा सकते हो। ये जो आपके पास इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल बना, ये जो एसिटल बना, अगर इनका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवा दो, इसी एच पर ओ पर एच आ जाएंगे, प्रोटॉन प्रोटॉन, और ये फिर घर वापसी कर लेगा। तभी तो मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें रिवर्सिबल साइन है। HCN की रिएक्शन हो, NHSO3 की रिएक्शन हो, एल्कोहल की रिएक्शन हो, ये सारी की सारी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हो, ये सारी की सारी रिएक्शंस में रिवर्सिबिलिटी एक डोमिनेंट फैक्टर चल रहा है। चलो जी, ये मेरे पास पांचवें टाइप की रिएक्शन आई है, रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अमोनिया को ऐसे लिखा जाएगा और डेरिवेटिव्स को कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक होगी बात। ये जो जेड है, ये जो जेड है, इसकी जगह डिफरेंट ग्रुप्स लगने पर ये अलग अलग नाम निकल कर आएंगे। अगर जेड की जगह NH2 लगा दें तो वो आपके पास हाइड्रोजीन हो जाएगा। अगर OH लगा दें तो ये हाइड्रोक्सिल अमाइन हो जाएगा। और ऐसे ही अगर मैं जेड की जगह पर फिनाइल NH लगा दूं तो ये फिनाइल हाइड्रोजीन हो जाएगा। ठीक है जी। तो न्यूक्लियोफाइल्स सच एज अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स NH2Z add to the carbonyl group of aldehyde in ketones, the reaction is reversible। तो इसको तो आप अपने दिमाग में परमानेंटली डालकर रख ले कि अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स की जितनी भी रिएक्शंस हैं या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जितने भी हो रहे हैं, डोमिनेंसी रिवर्सिबल रिएक्शंस की चल रही है। द रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड कैटलाइज्ड बाय एसिड। और एसिड से कैटलाइज करना इसलिए जरूरी है जिससे वही प्रोटॉन कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा दे और न्यूक्लियोफाइल का अटैक इजी हो जाए। नाउ फेवर्स द प्रोडक्ट फॉर्मेशन ड्यू टू रैपिड डिहाइड्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट टू फॉर्म द C डबल बॉन्ड NZ। इसको यूं समझ लो कि ये एल्डिहाइड कीटोन था कोई, ये NH2Z, और यहां से वाटर का रिमूवल हुआ, अंडर एसिडिक कंडीशन ये रिएक्शन चल रही है, और यहां आपके पास डबल बॉन्ड NZ ये आ गया। अगर ये हाइड्रोजीन है तो ये हाइड्रोजोन बनेगा, और अगर ये हाइड्रोक्सिलामाइन है तो ये ऑक्साइम बनेगा, अगर ये फिनाइल हाइड्रोजीन है तो ये फिनाइल हाइड्रोजोन बनेगा। बस यही चलता रहेगा स्टेप वाइज। चलो जी, ये देखो ये NH2Z हुआ। जेड की जगह मैंने आपको बताया डिफरेंट हमारे पास टारगेट हो सकते हैं, तो जेड की जगह एल्काइल लगाओ तो ये एल्काइल अमाइन मतलब प्राइमरी अमाइन बन जाएगा। अराइल लगाओ तो ये आपके पास एनिलीन बन जाएगा। OH लगाएं तो ये हाइड्रोक्सिल अमाइन बन जाएगा। NH2 लगाएं तो ये हाइड्रोजीन बन जाएगा। और अगर C6H5NH NH2 लगाएं तो फिनाइल हाइड्रोजीन बन जाएगा। और अगर NH2 को पड़ा रहने दें और जेड की जगह पर NHCO NH2 लगा दें तो ये सेमी कार्बोजेड बन जाएगा। कुल मिलाकर इस जेड की जगह पर R भी लगाया जा सकता है, फिनाइल भी लगाया जा सकता है, OH भी लगाया जा सकता है, NH2 भी लगाया जा सकता है, फिनाइल NH भी लगाया जा सकता है। क्लियर। NHCO NH2 यूरिया जैसा स्ट्रक्चर भी लगाया जा सकता है, सेमी कार्बोजेड बोलते हैं इसको। तो ये सारी एक्टिविटीज की जा सकती हैं, लेकिन सब में कॉमन बात है अगर सिंगल स्टेप में काम चलाना हो। लो जी, वाटर का एलिमिनेशन हो गया अंडर द एसिडिक कंडीशन। इसका नाम हाइड्रोजीन है, इसका हाइड्रोक्सिलामाइन नाम भी है, इसका फिनाइल हाइड्रोजीन। कुल मिलाकर अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स लेके चल रहे हो और वाटर का रिमूवल कर रहे हो। लो जी, अमोनिया IMINE बन गया। प्राइमरी अमाइन लेकर चले तो C डबल बॉन्ड NR बन गया। सब्स्टिट्यूटेड इमाइन जिसको शिफ बेस भी बोलते हैं, तो शिफ बेस अगर NCERT लिख रही है
तो शिफ बेस का स्ट्रक्चर पहचानना पेपर में आता है। शिफ बेस को आइडेंटिफाई करो। तो भाई कोई भी एल्डिहाइड कीटोन जब किसी प्राइमरी अमाइन से रिएक्ट करेगा तो स्ट्रक्चर जो बन रहा है उसको हम शिफ बेस बोलते हैं। हाइड्रोक्सिल अमाइन ऑक्साइम बन गया, हाइड्रोजीन हाइड्रोजोन बन गया, बस वाटर निकालते चले जाओ। फिनाइल हाइड्रोजीन फिनाइल हाइड्रोजोन बन गया। 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन के डेरिवेटिव्स येलो हैं, ऑरेंज और रेड सॉलिड्स हैं, यूजफुल फॉर द कैरेक्टराइजेशन ऑफ एल्डिहाइड इन कीटोन। एक तो एल्डिहाइड कीटोन के सेपरेशन में यूज किया आपने, एक तो एल्डिहाइड कीटोन के सेपरेशन में यूज किया आपने, वो था आपका NaHSO3, वो था आपके पास NaHSO3, वो था आपके पास NaHSO3, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। और अगर आप उसकी जगह पर वेरी सिंपली अगर आप उसकी जगह पर वेरी सिंपली क्या यूज कर रहे हो, वेरी सिंपली क्या यूज कर रहे हो, उसकी जगह पर अगर आप यूज कर रहे हो किसको, हाइड्रोजीन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, उनमें से 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन जो है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन जो है, ये ब्रेडीज रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। ब्रेडीज रिएजेंट के नाम से जाना जाता है और इसको हम एल्डिहाइड कीटोन्स के कैरेक्टराइजेशन के लिए, एल्डिहाइड कीटोन्स के कैरेक्टराइजेशन के लिए, एल्डिहाइड कीटोन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। सब कुछ कहानी सेम है, सेमी कार्बेजोइड से सेमी कार्बेजोन बनेगा। ठीक है जी। अब चलते हैं जी रिडक्शन पे। अगर ये सारी बातें आपको क्लियर होगी तो 5 रिएक्शन आपके पास टारगेटेड फॉर्म में थी। रिएक्शन विद HCN अगर आप कहें तो मैं एक छोटी सी समरी बना देता हूं, इसको नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, ये C डबल बॉन्ड हो, लो जी, यहां HCN रखा, pH ग्रेटर देन 7 रखा जिससे HCN का टूटना आसान हो जाए। रिएक्शन में रिवर्सिबिलिटी है वो साइन भी डाल दिया गया। रिएक्शन में रिवर्सिबिलिटी यहां आपको पसंद नहीं आ रहा तो यहां लिख लें रिएक्शन में रिवर्सिबिलिटी है। और सामने जो बना वो साइनोहाइड्रीन बना और ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए एक इंटरमीडिएट का काम भी करता है, तो इसको बोलते हो आप लोग साइनोहाइड्रीन। ठीक होगी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आप एल्कोहल से करवा रहे हो। एल्डिहाइड तो एल्कोहल से रिएक्ट कर रहा है लेकिन जो कीटोन्स है वो डाइहाइड्रिक एल्कोहल, थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी जिसको ग्लाइकोल बोलते हो आप, डाइहाइड्रिक एल्कोहल से रिएक्ट कर रहा है। बनते क्या है, अगर एल्डिहाइड यूज कर रहे हो तो सबसे पहले हेमीएसिटल जो कि अनस्टेबल है, देन एसिटल डाइएल्कोक्सी जो कि स्टेबल है, एंड देन आफ्टर डाइहाइड्रिक एल्कोहल से रिएक्शन होने के बाद फाइनली तुम्हारे पास साइक्लिक एसिटल कीटल बनते हैं। उसके बाद मैंने रिएक्शन NaHSO3 से करवाई। एक खास बात मैं बार बार आपको बताता जा रहा हूं, रिवर्सिबल रिवर्सिबल। तो यहां जो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बना वो कुछ ऐसा हुआ, पहले तो ये Na और HSO3 था, फिर ये दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर गए तो यहां आपके पास SO3H है और ये जो एडक्ट बनता है इसकी हेल्प से आप एल्डिहाइड कीटोन्स का सेपरेशन फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स करवा सकते हो। यहां मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, उसको आपने हाइड्रोलाइज किया तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एल्कोहल्स प्रोड्यूस कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों ने इसकी जगह जो पीछे फाइनल रिएक्शन आपने पढ़ी है अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव यूज कर लो, तो वहां बड़ी सिंपल फॉर्म में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई। और हमें यहां पीएच एसिडिक लेके चलना पड़ता है और पीएच एसिडिक लेके चलने का मतलब होता है कि जो फाइनल स्टेप है वहां प्रोटॉन की अवेलेबिलिटी आ जाए या फिर मुझे उस कार्बोनिल कार्बन को इलेक्ट्रोफाइल बनाने में हेल्प लग जाए, कार्बोनिल कार्बन को इलेक्ट्रोफाइल बनाने में हेल्प लग जाए। ये मेरे पास जो 5 रिएक्शन हुई उसकी समरी है, इसको आप अपनी कॉपी में लिखें, ये आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल हो सकता है। अगला काम हमारा है रिडक्शन का। नेक्स्ट काम हमारे पास है रिडक्शन का, तो ध्यान से सुनिएगा। रिडक्शन टू एल्कोहल्स,
aldehyde ketones are reduced. Aldehyde ketones are reduced to primary and secondary alcohols respectively by the, लो जी, यहां कार्बोनिल कंपाउंड लिखा गया, एक एरो खींचा गया सोडियम बोरोहाइड्राइड का, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, एज वेल एज बाय कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, वो यूनिट 11 क्लास 12th में है। तो यहां वो एल्कोहल बनाने में था ना, तो यहां पीटीपीडी निकल भी आप यूज कर सकते हो, हाइड्रोजन ऐड करो, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इसी को बोलते हैं। तो इनमें हमारे पास अगर कोई एल्डिहाइड हो तो प्राइमरी अल्कोहल बनती है, अगर इधर कीटोन हो तो सेकेंडरी अल्कोहल बनती है। ठीक है जी। रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स, अब वो 11th यूनिट में आपको 12वीं क्लास के चैप्टर में पीछे दे रखा है अल्कोहल फिनोल ईथर में, तो उसका उसने वापस जिक्र नहीं किया। अब है रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। अब मुझे जितने भी एल्डिहाइड कीटोन्स है उनको हाइड्रोकार्बन्स में रिड्यूस करना है। द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इज रिड्यूस्ड टू CH2 ऑन ट्रीटमेंट विद जिंक। PMT का एक बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन जिसको आप क्लीमेंशन रिडक्शन बोलते हो, PMT को बड़ा फेवरेट है ये। कभी ग्रुप रिएजेंट पूछ लेते हैं, जिंक Hg कॉन्सेंट्रेटेड HCl, जिसमें CO का CH2 में डायरेक्टली क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है। और विद हाइड्रोजन, जिसको वोल्फ किशनर बोलते हैं, तो ये रिएक्शन तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। वही सेम काम C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट करने का आपके पास रहेगा, लेकिन यहां वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन करवाएं जिससे ये हाइड्रेट जोन में कन्वर्ट होएगा, और उस हाइड्रेट जोन का जैसे ही फॉर्मेशन हो फिर बेसिक मीडियम में, ये देखो जी QH इथाइलिन ग्लाइकोल, तो ये आपके पास नाइट्रोजन के एलिमिनेशन से एग्जैक्टली CH2 में कन्वर्जन हो जाएगा। तो एक लाइन में इस रिडक्शन को समझा जा सकता है कि मैं CO के ऊपर पहला रिएजेंट जिंक Hg कॉन्सेंट्रेटेड HCl लिख लूं, और दूसरा मैं हाइड्रोजन लिखकर उसको बेसिक मीडियम प्रोवाइड करवा दूं विद हीट, तो आपका जो CO है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, CO कन्वर्टेड टू CH2। तो ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स बनाने का तरीका हो गया है। ठीक है जी, एक क्लीमेंशन रिडक्शन है, और हाइलाइटेड पोर्शन में ये वोल्फ किशनर रिडक्शन है। एक आपके पास क्लीमेंशन रिडक्शन है, दूसरा आपके पास वोल्फ किशनर रिडक्शन है। एक आपके पास क्लीमेंशन है और दूसरा आपके पास वोल्फ किशनर रिडक्शन है। इतनी बात अगर आपको समझ में आती हो तो आगे बढ़े। लो जी, ऑक्सीडेशन की बातें कर लें रिडक्शन के बाद, तो एक पूरे पेज में इस समरी को बनाया जा सकता है, वो मैं आपको लिखकर दे दूंगा अभी। एल्डिहाइड्स डिफर फ्रॉम कीटोन्स इन देयर ऑक्सीडेशन, कारण है ना, उनपे तो एक H है जो ऑक्सीडाइजेबल है, कीटोन्स पे उस H की कमी मुझे दिखती है। एल्डिहाइड्स डिफर फ्रॉम कीटोन्स इन देयर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, एल्डिहाइड्स आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है ना बच्चे, टू कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन ट्रीटमेंट विद कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक, यहां मैं HNO3 भी लिख सकता हूं, यहां मैं K2Cr2O7 भी लिख सकता हूं, यहां मैं KMnO4 भी लिख सकता हूं। इवन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक टोलेंस रिएजेंट Ag2O या फेलिंग सॉल्यूशन CuO भी एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इस पूरे प्रोसेस को प्रोसीड कर सकते हैं। ये एल्डिहाइड हुआ, ये ऑक्सीडेशन हुआ, टोलेंस लिया, फेलिंग लिया, ये आपके पास एक एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो गया, HNO3, K2Cr2O7, KMnO4, ये भी इस पूरे के पूरे प्रोसेस को प्रोसीड करेंगे। लेकिन
कीटोन्स के पास ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन नहीं था, तो कीटोन्स को फर्दर ऑक्सीडाइज करना बड़ा ही मुश्किल काम हो जाएगा। कीटोन्स आर जनरली ऑक्सीडाइज अंडर विगरस कंडीशन। इनका हाइड्रोजन की कमी होना सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो गया। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एलिवेटेड टेम्परेचर, तो देखिए आप RCH2 CO CH2 R यहां डैश लिख दिया या ऑक्सीडेशन लिख दिया, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग वाले लेने पड़ेंगे। देयर ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज, लो जी कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज टू अफोर्ड अ मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग लेसर, वो तो है ही, जब चेन टूटेगी तो टुकड़े होकर ही आएगी आपके सामने। तो जब ये कार्बन कार्बन चेन टूटा, जब ये कार्बन कार्बन चेन टूटा, इन्वॉल्व्स कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज टू अफोर्ड अ मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो भाई इधर वाला एक एसिड बना RCH2COOH और इधर से बना R-COOH। ठीक है जी, इसका उल्टा भी लिख सकते थे आप, इसका उल्टा भी लिख सकते थे आप, इन्होंने गाइड किया आपको। अगर मैं 1,2 कार्बन पे ब्रेक करता हूं तो ये हरकत होगी, अगर मैं 2,3 कार्बन पे ब्रेक करता हूं तो ये वाली हरकत होगी। तो इसमें मैं अपना टच कुछ नहीं दे रहा, मैं सिर्फ एनसीईआरटी को, नहीं तो मैं आपको यहां पोपोव्स रूल समझाता कि अगर मैं किसी भी कीटोन का विगरस कंडीशन में ऑक्सीडेशन करवा रहा हूं तो छोटा वाला ग्रुप सीओ के साथ टिकता है। इस टाइप की बातें मुझे भी एनसीईआरटी बोल नहीं रही है तो इसमें जाऊंगा नहीं। ये आपके पास बर्नहार्ड टोलेंस 1841 से 1918 तक है, वॉज अ प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री एट द यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंगटन गोटिंजन जर्मनी। तो कहीं ना कहीं आप देखें कुछ साइंटिस्ट हैं जो केमिस्ट्री वाले फील्ड से होकर केमिस्ट्री का काम कर रहे हैं, बाकी तो कोई फिजिकिस्ट है और कोई बोटनी जूलॉजी वाला है। चलिए, द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स गिवन बिलो, तो वो मेरे पास एल्डिहाइड कीटोन को डिफरेंशिएट करने का काम कर रहे हैं। ये कीटोन्स की रिएक्शन नहीं है जो मैं आगे करवाने जा रहा हूं, तो कीटोन्स पे तो लग गया ताला। तो वो टोलेंस रिएजेंट है और टोलेंस रिएजेंट को सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। टोलेंस रिएजेंट क्या हुआ, टोलेंस रिएजेंट क्या हुआ, ये आपके पास अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है, ये आपके पास अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है, ये आपके पास अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है। वार्मिंग एन एल्डिहाइड विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिया कल लिखा, अमोनिया कल, अमोनिया कल मतलब बेसिक मीडियम है सिल्वर नाइट्रेट का, जिसको आप टोलेंस रिएजेंट बोलते हो। तो एक बात तो आप इसी को याद कर लो, पेपर का क्वेश्चन तो ये भी बन जाएगा, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ब्राइट सिल्वर मिरर इज प्रोड्यूस्ड, ओके, तो यहां एल्डिहाइड लिखा जी। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को लिखने का पहला तरीका तो आपके पास Ag अमोनिया होल ट्वाइस ब्रैकेट क्लोज OH लिख दिया गया है। उससे फिर ये जो RCHO है ये RCOOAg में कन्वर्ट हो गया। फिर साथ में आपके पास कहीं ना कहीं सिल्वर भी आया, और जो सिल्वर आया इसी को आपने बोला हुआ है ये टेस्ट ट्यूब की वॉल्स पे डिपॉजिट होने की वजह से सिल्वर मिरर बनाता है। टेस्ट ट्यूब की वॉल्स पे जमा होने की वजह से सिल्वर मिरर बनाता है, जिसमें आप अपनी शक्ल देख सकते हो सिल्वर मिरर, इसीलिए इसको बोला गया है। अब ब्राइट सिल्वर मिरर is produced due to the formation of silver metal. The aldehydes are oxidized to corresponding carboxylate anion, carboxylate anion में चेंज हो गया। The reaction occurs in alkaline, भाई सीधी सी बात है, जिसका नाम ही अमोनिकल, 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 तो वहां अमोनिया तो हो ही गई, बेसिक मीडियम तो हो ही गई। तो ये आपके पास इसको लिखने का तरीका। इसके अलावा अगर आप इजीएस्ट वर्जन में लिखना चाहते हैं तो आप इसको Ag2O सीधे लिख सकते हैं, Ag2O सीधे लिख सकते हैं। तो एक Ag प्लस RCOOH के साथ आ जाएगा, RCOO का H हटाकर आ जाएगा, और दूसरा आपके पास सिल्वर मिरर के फॉर्म में दिखने लगेगा आपको, और अमोनिया सारी की सारी आपके पास इस फॉर्म में बाहर हो गई है। जी, सेम टेस्ट आप फेलिंग के साथ कर सकते हो।
फेलिंग सॉल्यूशन क्या है जी? फेलिंग सॉल्यूशन कंप्राइजेस ऑफ टू सॉल्यूशंस, ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए के अंदर एक्वस कॉपर सल्फेट है, और इधर फेलिंग सॉल्यूशन बी में एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है, जिसको आप कलेक्टिवली रोशेल सोल्ट बोल रहे हो। एक्वस कॉपर सल्फेट हुआ, एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट रोशेल सोल्ट हुआ। जब इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया जाएगा, जब इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स किया जाएगा, जब इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स किया जाएगा, दीज टू सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड इन इक्वल अमाउंट्स बिफोर टेस्ट, तब आपके सामने जो मॉकटेल बनकर आएगा वो क्या होएगा जी? वो एग्जैक्ट टोलेंस फेलिंग सॉल्यूशन होएगा। टोलेन पीछे पड़ चुके हैं, तो जिसको आप इजीएस्ट फॉर्म में CuO लिख सकते हो। इजीएस्ट मेथड है ये, डार्क ब्लू कलर का, क्योंकि ये स्काई ब्लू कलर का बड़ा प्यारा सा कलर होता है कॉपर सल्फेट का। दीज टू सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड इन इक्वल अमाउंट बिफोर टेस्ट ऑन हीटिंग एन एल्डिहाइड विद द फेलिंग सॉल्यूशन और फेलिंग रिएजेंट, अ रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड, जो आप लेबोरेटरी में इजीली कर सकते हो। और हीटिंग का साइन साथ में है, ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग। तो एल्डिहाइड्स अपने कोरस्पोंडिंग कार्बोक्सिलेट एनायन में मेटल पड़ा हुआ है, चेंज हो ही जाना है। एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट रिस्पॉन्ड, क्योंकि इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी जबरदस्त नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जानते हो ना, तो ई नोट कॉपर प्लस 2 कॉपर 0.34 है, और ई नोट एजी प्लस एजी 0.80 है। तो पता क्या होता है, एलिफेटिक एरोमेटिक सारे एल्डिहाइड इस टोलेंस रिएजेंट से तो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, लेकिन कॉपर का ई नोट कम होना मतलब ये थोड़ा सा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये एलिफेटिक को तो ऑक्सीडाइज कर देगा, लेकिन एरोमेटिक को ऑक्सीडाइज करने में इसको प्रॉब्लम फेस आएगी ही आएगी। तो RCHO, ये टोलेंस हो गया, फेलिंग्स हो गया, टोलेंस याद आ रहा है बार बार। कॉपर +1 का रेडिश ब्राउन PPT आ रहा है। तो दो टेस्ट जो एल्डिहाइड ही देगा, लेकिन कीटोन इन टेस्ट को नहीं दे सकता, कीटोन इन टेस्ट को नहीं दे सकता। ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन बाय द हेलोफॉर्म, ये तीसरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ये मिथाइल कीटोन से यहां तुम्हारा जो मन करे लगाते जाना, एक साइड में मिथाइल लगाना मस्ट है। ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन, एल्डिहाइड कीटोन्स having at least one methyl group linked to the carbonyl carbon, जिनको मिथाइल कीटोन कह रहे हो, are oxidized by the NaOX sodium hypohalite to sodium salts of corresponding carboxylic acids having one carbon atom less than that of carbonyl compound. The methyl group is converted to haloform. This oxidation doesn't affect a carbon-carbon double bond if present in the molecule. तो कुल मिलाकर मैं जो आपको बता रहा हूं ये वाला पार्ट, सिंपल ट्रिक खेल लो। जब भी आपको NaOX लिखा मिले, जब भी आपको NaOH प्लस क्लोरीन लिखा मिले, पी ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप नंबर 17 में आपने देखा था कोल्ड डाइल्यूट होने पर NaOH क्लोरीन आपको सोडियम हाइपोहेलाइट देते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का जो कंपोनेंट होता है ना, ब्लीचिंग पाउडर का जो कंपोनेंट होता है वो देते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का जो कंपोनेंट है वो बनाकर देते हैं। तो यहां ब्लीचिंग पाउडर का कंपोनेंट बना हुआ है आपके पास, ब्लीचिंग पाउडर का कंपोनेंट बना है आपके पास, ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं मेरे पास ये वाला पार्ट टूटकर CHX3 बना देगा, ये वाला पार्ट CHX3 बना देगा, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपको ONA। तो अगर आप टोटल कार्बन इसमें 3 देख रहे हो, तो यहां 2 ही अपीयर हुए,
यहां जितने भी देख रहे हो उससे एक कम यहां अपीयर हो रहा है और दूसरा आपके पास हेलोफॉर्म बन गया। तो ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स, ऑक्सीडेशन ऑफ द मिथाइल कीटोन्स, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, oxidation of methyl ketones by haloform reaction aldehyde ketones having at least one methyl group, एक मिथाइल ग्रुप एटलीस्ट आपके पास होना ही चाहिए, लिंक्ड टू द कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन से जो लिंक्ड है, ठीक है जी, कार्बोनिल कार्बन से जो लिंक्ड है, मिथाइल कीटोन जिनको बोलते हो, और ऑक्सीडाइज्ड बाय सोडियम हाइपोहेलाइड टू सोडियम सोल्ट्स ऑफ द, सोडियम सोल्ट्स ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और ये आपके पास एक हेलोफॉर्म बन जाएगा। चेक कर लो, ये वाला पार्ट आपका एसिड के सोल्ट में बदलेगा और ये वाला पार्ट आपके पास एसिड के सोल्ट में बदलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो आपके पास डबल बॉन्ड है, ये बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हो रहा, बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हो रहा। और ये वाला पार्ट आपके पास जो है उसका इतना इतना हिस्सा हेलोफॉर्म बना गया, इतना इतना हिस्सा हेलोफॉर्म बना गया, ठीक है जी। corresponding carboxylic acids having one carbon atom less than that of the carbonyl compounds, the methyl group is converted to haloform. The oxidation doesn't affect a carbon-carbon double bond if present in the molecule, अगर molecule में। तो मैं एक अच्छा क्वेश्चन में इसमें देख पा रहा हूं जो पीएमटी के लिए, नीट के लिए, जेई मेंस के लिए एक तैयारी हमारी हो सकती है। तो तैयार करके रखो, नीट 2022 के लिए, 2023 के लिए अच्छा क्वेश्चन मुझे इसमें दिख रहा है, अच्छा क्वेश्चन मुझे इसमें दिख रहा है। विदाउट अफेक्टिंग सी डबल बॉन्ड सी, विदाउट अफेक्टिंग सी डबल बॉन्ड सी, विदाउट अफेक्टिंग सी डबल बॉन्ड सी, हेलोफॉर्म रिएक्शन में आपका जो सीओ पार्ट है वो COONA में बदल गया, और जो मिथाइल, मैं इसके मैकेनिज्म की तरफ नहीं जा रहा हूं, अगर एनसीईआरटी मैकेनिज्म लिखती है तो मैं करवा रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कोई भी बात, ये नहीं कि मुझे आता क्या है, बात ये कि मुझे एनसीईआरटी में क्या लिखा है वो बताना है। दो टारगेट है मेरे पास, एक मेरा टारगेट नीट का 2022-23 का पेपर भी है, दूसरा जेई मेंस भी है, तीसरा टर्म 2 का एग्जाम भी है। सीधी सीधी बात, नो बकवास, ठीक है जी। लो जी आगे बढ़ते हैं। आयोडोफॉर्म रिएक्शन विद सोडियम हाइपोआयोडाइड इज ऑल्सो यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ मिथाइल CO ग्रुप, और वैसे हेलोफॉर्म रिएक्शन करके मेरा एक अलग से वीडियो पड़ा, अगर और डेप्थ जाना चाहते हो, चॉइस आपकी है, मैं मना करूंगा एक बार आपको। तो इनमें CH3 CHOH CH3 CO ग्रुप, इनका आइडेंटिफिकेशन करवाना है तो NaOI से रिएक्शन करवा दो, जिसको सोडियम हाइपोआयोडाइड बोला आपने, और ये इस तरफ आयोडोफॉर्म बना देगा, डिटेक्शन हो जाएगा इसके कलर की वजह से। लो जी एग्जांपल है, भाई साहब क्या कह रहे हैं कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है, फॉर्मूला C8H8O है, और जब भी 8 कार्बन देखो ना तो सीधे सीधे रिंग में मूव कर जाया करो, कोई टेंशन लेने की आपको नीड नहीं है। फॉर्म्स एन ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट विद 2,4-DNP, आपका ब्रेडीज रिएजेंट, तो इसका मतलब इसमें C डबल बॉन्ड OP है, तो 6 के साथ 7वां कार्बन भी सोल हो गया। एंड गिव्स येलो प्रेसिपिटेट ऑन हीटिंग विद आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। लो जी अब आपका इस रिएक्शन में हेलोफॉर्म टेस्ट भी आ गया, तो मिथाइल का होना भी जरूरी है, हो गई बल्ले बल्ले। ये वाला पार्ट हेलोफॉर्म बना लेगा और इतना पार्ट 2,4-DNP से टेस्ट देगा। तो अगर आप सारी रिएक्शंस को मेरे से लिखवाना चाहते हो तो 2,4-DNP के साथ तो इसका ठीक है जी, और आपको पता ही है 2,4-DNP है क्या, 2,4-DNP आपके पास है क्या, फिनाइल हाइड्रोजन के 2 और 4 पर नाइट्रो लगा हुआ है, बस इस ग्रुप को यहां से निकाल दो, रिमेनिंग कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है जी, नेक्स्ट टारगेट आपके पास क्या हुआ, यहां से आपने 2,4-DNP
आपने कहा जी मुझे इस रिएक्शन में अब NaOH और आयोडीन डालना है, तो डालो भाई। ये वाला पार्ट तो आपको COONA बनाकर दे देगा और इधर आयोडोफॉर्म बन जाएगा आपके पास। अच्छा जी, अब क्या करें? फिर उसने कहा विद आयोडीन, इतनी बात हो गई है, इफ नीदर रिड्यूसेस टोलेंस, इट नीदर, तो भाई कीटोन है, कैसे करेगा टोलेंस वाला टेस्ट? फेलिंग वाला टेस्ट कहां से आ जाएगा इसके अंदर? नोर डजंट इट डीकलराइजेस, इट नीदर रिड्यूसेस टोलेंस फेलिंग्स नोर डज इट डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर और बेयर्स रिएजेंट। अनसैचुरेशन नहीं है, और ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन सब कुछ मिला दिया, लेकिन जो पड़ा था वही है। तो यहां तो डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, तो एक तरफ तो आपके पास बन जाएगा बेंजोइक एसिड, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला C7H6O2 ही है। On drastic oxidation with chromic acid, it gives a carboxylic acid having molecular formula C7H6O2. Identify compound A and B and explain the reactions, और यहां CO2 वाटर फॉर्मिक एसिड के फॉर्म में मिल जाएंगे। ठीक है जी, चलो ये सॉल्यूशन है इसका। एनसीईआरटी खोलना पढ़ना, मैंने अपनी तरफ से सारा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिया है। ये देखो जी, बेंजोइक एसिड बन गया, दूसरे का नामो निशान नहीं, ये आइडोफॉर्म बन गया। अब रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, जो सैंपल क्वेश्चन पेपर आए ना उनके अंदर भी इसका जिक्र किया हुआ है, इनका डिस्कशन किया हुआ है। रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, जिसको एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हो आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एक साथ बिना फिक्स डिपॉजिट के वेट किए 8 साल तक आप डबल नंबर ऑफ कार्बन्स कर सकते हो, डबल नंबर ऑफ कार्बन्स कर सकते हो। एल्डोल में सेम आएंगे तो उसको सिमेट्रिकल एल्डोल कंडेंसेशन, अलग अलग आएंगे तो उसको आप लोग अलग अलग एल्डिहाइड कीटोन्स आएंगे, एल्डिहाइड एल्डिहाइड कीटोन कीटोन आएंगे तो उसको आप लोग मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन बोलोगे। तो एक अच्छा पार्ट है एल्डोल कंडेंसेशन का। उसके बाद अगर कुछ रिएक्शंस होंगी तो केनिजेरो, जैसे मैंने आपको पिछले से पिछली वीडियो में बताया था। फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वगैरह हो जाएंगी। फिर यूजेज इसके आपको पता ही है कहां कहां यूज कर रहे हैं हम लोग। तो कुल मिलाकर अब अगर 15-20 मिनट का वीडियो और लिया जाए तो विद एल्डोल कंडेंसेशन हम इन सब बातों को खत्म कर सकते हैं। रिएक्शंस ड्यू टू द अल्फा हाइड्रोजन, रिएक्शन ड्यू टू द अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है जी, तो तब तक आप एक बार पढ़ते रहें ध्यान से। और अभी थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट काम है मुझे, इवनिंग में इसको फिर हम लाइव कर देंगे। अब मैं लाइव स्ट्रीम को एंड कर रहा हूं। अगर आपको इससे रियली बेनिफिट हुआ तो आप इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए और सबके लिए बेनिफिशियल होना बड़ा जरूरी है। थैंक्स अलॉट।